हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, वो है हमारे पास स्पैनिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम इन तीन चार जो हमारे पास टॉपिक हैं सबकी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि स्पैनिंग आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली इंडिपेंडेंट से बिलोंग करता है या रिलेट करता है। तो अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन समझ आ जाएगा तो फिर आपको इजीली स्पैनिंग भी क्लियर हो जाएगा कि स्पैनिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग अक्सर एक वर्ड बहुत ज्यादा जो है यूज करते हैं या बहुत ज्यादा सुनते हैं जिसे कहा जाता है वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो सपोज अगर मैं आपसे बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पूरी जगह है और ये एक मेरे पास वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी किसी भी तरीके से, इस तरीके से ये मेरे पास यहाँ पे ये बहुत सारे वेक्टर्स इस तरीके से मेरे पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी आती है जो आप सुन रहे होंगे जिसका नाम है आपके पास सब स्पेस। अब सब स्पेस क्या होता है? सब स्पेस जो वर्ड है बेसिकली अगर हम आसान जबान में इस्तेमाल करें तो वो बेसिकली आपके पास होता है सब सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, जिसे कहा जाता है सब स्पेस। सही है, तो बेसिकली आपके पास सब स्पेस का मतलब क्या हुआ कि यहीं पे वेक्टर स्पेस के अंदर से ही मैंने कुछ यहाँ से वेक्टर्स उठा लिए। जब मैंने यहाँ से कुछ वेक्टर्स उठाए तो जो वेक्टर्स वेक्टर स्पेस के अंदर लाई कर रहे थे वो ही डेफिनेटली मेरे पास सब स्पेस भी कहलाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम वेन डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास अगर एक सेट होता है ए जिसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उसी ए सेट के अंदर से अगर मैं दो या तीन एलिमेंट्स उठा लेता हूं तो हम उसे सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली एक वेक्टर स्पेस जिसमें बहुत सारे हमारे पास वेक्टर्स मौजूद थे, उसमें से अगर मैंने दो तीन वेक्टर्स उठा लिए और उसका एक सेट बना दिया तो वो कहा जाता है सब स्पेस। अब जो तीसरी चीज होती है वो तीसरी चीज ये होती है कि हमारे पास बहुत से वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि ये मैंने सब स्पेस मेरे पास मौजूद है, ठीक है, या ये मेरे पास वेक्टर स्पेस ही ले लेते हैं। सही है, तो वेक्टर स्पेस फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके सामने दोबारा बनाया लाइक दिस। सही है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास ए, ये आपके पास आ गया बी, सिमिलरली आ गया सी, ये आ गया डी। इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट आपके पास वेक्टर्स से, ये किसमें है? ये वेक्टर स्पेस के अंदर हमारा भी। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें नहीं पता कि ए हमारे पास, बी सी डी हमारे पास किस किस के लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमने जो काम करना है वो क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से दो वेक्टर्स उठाता हूँ, वेक्टर मैंने कौन से उठा लिए? वेक्टर बी उठा लिया और वेक्टर सी उठा लिया। सही, तो अगर मैं सबसे पहले वेक्टर बी की बात करता हूँ और वेक्टर बी के अंदर मैं ये कहता हूँ कि वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी बी1 प्लस बी2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ना किसी स्केलर क्वांटिटी से जिसे हम नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल x1 और इसे नेम दे देते हैं x2। तो बेसिकली x1 b1 प्लस x2 b2 ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? वेक्टर b का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं x1 और x2 की, और जब हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके और मेरा वेक्टर b आंसर आ जाएगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? बेसिकली क्या कर रहा है? ये हमारे पास क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? वेक्टर बी का। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वेक्टर सी की, और वेक्टर सी के अंदर हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल y1 c1 प्लस y2 c2, इसकी बात करते हैं। तो y1 c1 और y2 c2, अगर फॉर एग्जांपल इनके जो मेरे पास आंसर्स निकल के आते हैं उनको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं, फॉर एग्जांपल वेक्टर सी हमारे पास, एग्जांपल अभी ले लेते हैं, वेक्टर सी हमारे पास था 2 3 1। ठीक है, और ए y1 हमारे पास, फॉर एग्जांपल y1 आ गया हमारे पास 2,
और y2 हमारे पास है 3। और अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और c1 की वैल्यू देख रहे हैं, ये हमारे पास वेक्टर है c, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास c1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, और ये हमारे पास क्या आ गया c2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 0 -1, और ये आ जाता है 2 3 4, ये गिवन होंगे आपके पास c1 और c2, और c भी गिवन होगा, सही। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ लाइक दिस 2 3 1 इज इक्वल्स टू, और ये मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 2 0 0 एंड -2, प्लस इसे सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 इज 6, 3 3 9 एंड 4 3 12। जब मैंने ये सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 6 + 2 इज 8, 9 + 0 इज 9, 12 - 2 इज 10, और ये हमारे पास था यहाँ पे 2 3 1। दैट मीन्स कि C इज नॉट, या आप इसे कह सकते हैं कि y1 c1 plus y2 c2 is not a linear combination of vector c। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं मेरे पास, तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, सही है। तो हम हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे वेक्टर मौजूद हैं, जैसे अभी हमने बी को वर्बली सॉल्व किया, कि अगर मैं बी को वर्बली सॉल्व करता हूँ, बी का एक वेक्टर गिवन है b1 b2 हमारे पास है, और x1 x2 हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हमने इसे सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई इन दिस केस, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि x1 b1 प्लस x2 b2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b। ठीक है, ये बात हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन की, सही है। प्लस प्लस b is spanned by B1 and B2। ठीक है, दो चीजें अब आपको समझ आई, एक आपको समझ आया लीनियर कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपको क्या समझ आया, स्पैनिंग। स्पैनिंग बेसिकली जब प्रूव होता है जब कोई भी वेक्टर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद होते हैं। अगर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन उस वेक्टर के मौजूद नहीं होंगे तो फिर वो स्पैन नहीं करता, सही है। तो हमारे पास जब भी कोई वेक्टर है वो उसी टाइम स्पैन करेगा जब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद होंगे। जब भी कहा जाता है कि गिवन वेक्टर इज स्पैन्ड बाय इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन टर्म्स, यानी जो भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स गिवन होंगे, सही है। तो इन दिस केस B इज स्पैन्ड बाय वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2, बट हमने यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज रैंडमली लेके सॉल्व की, तो यहाँ पे y1 c1 plus y2 c2 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई C डज नॉट स्पैन बाय C1 एंड C2। क्लियर, समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि हमारे पास स्पैनिंग क्या चीज है और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं, तीसरी टर्म हमारे पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, सही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या चीज है और लीनियरली डिपेंडेंट क्या चीज होती है। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। So students question says that let B the vector is equals to 7 comma 4 comma -3 belongs to the vector space is spanned by V1 1 comma -2 comma -5 and V2 is equals to 2 comma 5 comma 5 comma 6 or not। यानी वो ये कह रहा है कि ये जो B मेरे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर स्पेस से हमने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब जो ये जो V1 और V2 हैं, क्या ये दोनों B को स्पैन करेंगे, या आप ऐसे कह सकते हो क्या B इन दोनों वेक्टर्स का, V1 और V2 इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, सही है। तो आइदर यू कैन से दैट B स्पैन्ड बाय V1 और V2, और either V1 and V2 are the linear combinations of the vector B, सही है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। इन इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, और वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके पास
लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन वेक्टर होगा जिसका आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, उसे आप इस तरीके से लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में बी था तो आपने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू, अब गिवन जो आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है वो हमारे पास है v1 प्लस v2, बट दीज टू वर मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर क्वांटिटीज, जिसे हमने लिख दिया k1 और इसे हमने लिख दिया यहाँ पे k2 एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन द थियरी। सही है, तो अब हम अगर इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये क्या चीज बन जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 7,4,-3 इज इक्वल्स टू k1, v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, -2, -5 प्लस k2 की वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ गया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और v2 हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है 2, 5, 6। अब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, 4, -3 इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा k1 -2 k1 -5 k1, ये हो गया, प्लस सेकंड क्या हो जाएगा 2 k2 5 k2 6 k2। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 7, 4, -3, या इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म बराबर है दैट इज 7 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म आप ले लोगे k1 और इसकी फर्स्ट टर्म आप ले लोगे बीच में प्लस के साथ, तो प्लस 2k2। सिमिलरली 4 आपके पास मौजूद है, 4 इज इक्वल्स टू, इसकी टर्म आप लोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2k1, देन आपके पास आ जाएगा प्लस का 5k2। ठीक है, और तीसरी टर्म आपके पास है -3 इज इक्वल्स टू, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5k1 देन प्लस 6k2। अब ये आपके पास क्या हुआ, तीन इक्वेशंस बन गई हैं, वी कैन नेम इट एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब ये जो तीन इक्वेशंस हमारे पास बनी हैं, तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं, लाइक आप इक्वेशन सॉल्विंग मेथड पे जा सकते हो, इधर बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय कंपैरिजन मेथड। सही है, सिमिलरली आप जो है मैट्रिक्स फॉर्म पे जा सकते हो कि अगर मैं इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके अंदर रिड्यूस इक्लोन फॉर्म या इक्लोन फॉर्म हम बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या काम कर रहे होते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, रो एलिमिनेशन मेथड जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उससे जो है हम अपनी k1 और k2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो देयर आर मेनी वेज टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज। तो हम जो जा रहे हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर हमारे पास किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 7 इज इक्वल्स टू k1 प्लस 2k2, और ये हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल्स टू -2k1 प्लस 5k2। अगर मैं ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, तो ये जो पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, वो इक्वेशन आपके पास फाइनली क्या बन जाएगी, यहाँ पर वो इक्वेशन आ जाएगी 7 × 2 इज 14 इज इक्वल्स टू 2k1 प्लस 2 × 2 इज 4k2। ये हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हम जो है यहाँ पे k1 को एलिमिनेट कर सकें, एंड देन 4 इज इक्वल्स टू -2k1 प्लस 5k2। अब इसके अंदर हम जब एडिशन मेथड अप्लाई करेंगे तो एडिशन मेथड के अंदर 2k1 और -2k1 कैंसिल हो जाएगा,
14 plus 4 will give us 18 is equals to 5 plus 4 is 9 K2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो K2 का आंसर आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या हुआ, K2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सही। सो मूविंग ऑन टू K1। तो मूविंग ऑन टू K1, हमारा जो K2 का आंसर आया था वो हमारे पास 2 आ गया था। अब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K1, either we can substitute the value of K2 in equation 1 और equation 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट इसको करता हूँ तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू K1 प्लस 2 और K2 की जगह आ जाएगा आपके पास 2। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू K1 एंड द वैल्यू ऑफ K1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमने यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्केलर क्वांटिटीज थी हमारे पास, वो K1 और K2 हमने कैलकुलेट कर लिया। एक का आंसर आ गया 3 और सेकंड वन इज 2। So finally now we are substituting these values in this given equation which I named as A। अब A में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास ये जो B वेक्टर था हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा, मैं लिख लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है उसका। तो 7 4 और -3 ये लिख लिया इज इक्वल्स टू। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो काम क्या है कि हमारा जो K1 है उसे हम लिखेंगे, K1 की वैल्यू है 3 और उसके बाद हम लिखेंगे V1। V1 हमारे पास वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर 1 -2 एंड -5। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज आ गई, K2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और उसके बाद हमारे पास जो V2 है वो क्या चीज है, वो हमारे पास है 2 5 एंड 6। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वैसे ही लिखी जाएगी, दैट इज 7 4 एंड -3 इज इक्वल्स टू। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो वी गेट 3 -6 एंड -15 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर क्वांटिटी से, 2 इंटू 2 इज 4, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 6 इंटू 2 इज 12। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नीचे वैसे ही लिखी आ गई, तो हमारे पास हो गया 7 4 एंड -3 विच इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्व करने के बाद, 3 + 4 इज 7, -6 + 10 इज 4 एंड -15 + 12 इज -3। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, यानी हमारे पास क्या हुआ कि V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, V1 एंड V2 आर द लीनियर कॉम्बिनेशंस, V1 वेक्टर V1 and vector V2 are linear combination of vector B, hence B vector is spanned by V1 and V2। ठीक है, तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्पैनिंग क्या चीज है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज है और इनकी आपस में किस तरीके से इनकी रिलेशन है। सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, वर्बली अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के। देखें, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यूज दो निकल के आई, यानी सिंगल टर्म हमारे पास, सिंगल आंसर, वन सॉल्यूशन निकल के आया, तो अगर इस तरीके से किसी भी स्केलर क्वांटिटी के आंसर हमारे पास गिवन इक्वेशन के अंदर, स्केलर क्वांटिटी के आंसर अगर हमारे पास वन सॉल्यूशन निकल के आएंगे तो हम उसे कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है गिवन, इसके अंदर जो हमारा केस है, क्योंकि इसमें K1 और K2 के सिंगल आंसर आए यानी 3 और 2,
जिसकी वजह से हमारे पास जो है B1 और B2 जो है B का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स सॉल्यूशन से करते, या अगर हम इसे क्या नाम है इक्वेशन सॉल्विंग मेथड से करते और हमारे आंसर्स जो आते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द फ्री वेरिएबल्स, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो के फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, फ्री पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है सपोजिशन जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज की, यानी हम क्या कहते हैं एस ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। ये जब होता है जब हमारे पास आंसर्स इनकंसिस्टेंट आता है, ठीक है, या नॉन ट्रिवियल आ रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आ रहा होता K1 की वैल्यू इज इक्वल्स टू एस, और जब हम K2 को सॉल्व करते फॉर एग्जांपल तो आंसर आता इन द फॉर्म ऑफ एस और टी हम ले लें, या हम ले लेते हैं -2s, एक जनरल। तो ये आ गया K1 का आंसर फॉर एग्जांपल, और ये आ गया K2 का आंसर। क्योंकि ये आपके पास डायरेक्ट आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, एस और एस की फॉर्म में, यानी हम एस की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एस की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन हमारे पास जैसे 2, 3 कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, कोई भी इंटीजर आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल solve some of the questions regarding linearly independent and dependent. ठीक है, thank you so much for watching the video. Kindly subscribe the channel.